ट्रंप ने साहब बुधवार को ओमान पर धमकी दे दी कि तुम पर हम हमला करेंगे। और ट्रंप ने जब हमला करने की धमकी दी तो ओमान अब 15वां देश बन गया है। 4 देशों पर ये ऑलरेडी कब्जा करने की बात कर चुके हैं, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, क्यूबा शामिल है। ट्रंप की आए दिन आप ऐसी तस्वीरें उठती हुई देखते ही हैं, धमकाना सुनते ही हैं, चाहे यूक्रेन को धमकाना हो, चाहे साउथ अफ्रीका को धमकाना हो, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हो। ग्रीनलैंड पर तो ताजा ताजा भी इन्होंने मौकरी की है कि हेलो ग्रीनलैंड, कैसे हो बेटा। इसी क्रोनोलॉजी में नाम जुड़ा है ओमान का। ओमान को मैं अगर आपको मैप पर दिखाऊं ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, इसमें बीच में हल्की सी जगह मैप पर अगर मैं दिखाऊं तो मैं बात कर रहा हूं इस जगह की। ये तो है यूएई के पास, इससे ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये ओमान के पास आता है। मतलब ओमान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डायरेक्ट कंट्रोल करने वाली स्थिति में रहता है। इसको और ज्यादा जूम करके देखो तो ये एरिया ओमान का है, इधर ईरान है, इधर ओमान है, और बीच में ये जो क्षेत्र है ना, ये यूएई आर पार है। यहीं पर तो फुजरा पोर्ट बनाया हुआ यूएई ने, जहां से आजकल भारत को भी तेल देता है। तो ओमान और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर से नियंत्रित रखने वाली स्थिति में, तो ईरान ने तो पूरा कब्जा कर ही रखा है। उसने ओमान को ऑफर दिया कि दूसरे पार्टी तुम ही हो, तो एक काम करो, अपन दोनों मिलकर टोल वसूल लेते हैं। ईरान का यह ऑफर ओमान को जब आया शुरुआत में, तो ओमान ने मना कर दिया कि अपन नहीं लेंगे। मना करने का रीजन, अमेरिका धमकाएगा। लेकिन ईरान इतने दिन से अमेरिका को जिस तरह से बिल्कुल तंग करके रखा है कि मैं ये रास्ता नहीं खोलूंगा, तब से इनको भी हल्की हल्की चाहत आने लगी है कि ले ही लेते हैं, बुरा क्या है, पैसा मिल ही रहा है ईरान का, ये कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक और कारण भी है, ओमान ही वो देश था जो कि ईरान और अमेरिका के बीच शुरुआत में मध्यस्थता करवा रहा था। आपको याद होगा कि ओमान में 27 तारीख के दिन बातचीत हुई थी। कुशनर गए हुए थे, विटकॉफ गए हुए थे, ओमान में बात हो रही थी अरागची के साथ में ईरान वालों की, है ना। पहले ही चर्चा हो रही थी, फरवरी की बात बता रहा हूं। लेकिन उसी रात को इन्होंने हमला कर दिया ईरान पर और खमनेई को मार दिया। तो ये जो प्रक्रिया ओमान के साथ धोखा वाली हुई ना, ये प्रक्रिया असल में इनके बीच में पहले ही एक तरह का डिस्ट्रस्ट पैदा कर चुकी है। विश्वास नहीं है दोनों को एक दूसरे के ऊपर। ट्रंप और ओमान के बीच में, यानी कि अमेरिका और ओमान के बीच में, कहने को तो 200 साल पुराना समझौता है। 1980 में इन लोगों ने रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया, लंबे समय से एक दूसरे के साथ चले आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के द्वारा हाल ही में इनकी मध्यस्थता के बावजूद ईरान पर जब हमले हुए, उससे इन लोगों के बीच में थोड़ी सी तल्खी पनपी। ओमान इन देशों में से था जो सऊदी के साथ भी अच्छे व्यवहार में था, तो ईरान के साथ भी अच्छे व्यवहार में था। इस पूरे युद्ध के दौरान वो तटस्थ बना रहा कि भाई मैं ईरान के पक्ष में भी खड़ा नहीं होऊंगा, मैं अमेरिका के पक्ष में भी खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन यह ध्यान हमेशा रहा कि वो ईरान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कतर भी रखता है। कतर भी मध्यस्थता के लिए इन दिनों फिर से प्रयास कर रहा है। कतर पहले भी सऊदी से नाराजगी झेल चुका है इस बात पर कि तुम ईरान के पक्षधर क्यों बनते हो। ऐसे में ओमान ने कुशनर को बुलाकर, विटकॉफ को बुलाकर मध्यस्थता जब करी थी, तो 6 फरवरी को भी बातचीत करवाई थी इन लोगों की, 27 फरवरी को भी करवाई थी। और 27 फरवरी को तो यह खबर निकल कर आई थी कि ओमान ने कहा कि ईरान तैयार हो गया है, न्यूक्लियर वेपन या यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है वो देने को तैयार हो गया है। 27 को ओमान की तरफ से यह खबर आती है और उसी रात हमला हो जाता है। 28 को तो दुनिया को खबर मिलती है कि सुप्रीम लीडर मारे गए। यह दर्शाता है कि अमेरिका ओमान के माध्यम से वार्ता होते हुए भी, समझौते की सारी परिस्थितियां दिखते हुए भी चाहता ही नहीं था। उसे ईरान के माध्यम से स्टेट ऑफ हॉर्मुज शायद बंद ही करवानी थी, अब तो ऐसा लगता है, ताकि वेनेजुएला के अंदर जो उसने तेल के भंडार पकड़े हैं उनको बिकवा सके, वो लोगों तक पहुंचा सके, ताकि कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड रेज हो। वेनेजुएला का तेल थोड़ा महंगा पड़े भारत जैसे देशों को इतना दूर किलोमीटर से आने पर, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दो ताकि सप्लाई प्रभावित हो, और सप्लाई प्रभावित होने पर ये लोग महंगा तेल भी खरीदें। और आज $5 बिलियन पर मंथ का तेल वेनेजुएला बेच रहा है। यह सोचने वाली बात है कि यह पूरा कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं था, अदरवाइज ओमान तो कर ही रहा था। और ओमान ने अगले महीने आकर यह कहा कि इजराइल है जो अमेरिका को धकेल रहा है इस युद्ध के अंदर। इस बात की अब चर्चा कैसे निकली? असल में ट्रंप से कल संवाददाताओं ने पूछ लिया, युद्ध का अपडेट ले रहे थे। अपडेट क्यों ले रहे थे? कल अल जजीरा पर, कतर का जो न्यूज चैनल है, उस पर एक खबर आने लगी। खबर यह आने लगी कि 60 दिन का अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर ऑलमोस्ट होने जा रहा है, बस ट्रंप की परमिशन मिलने की देरी है। कल यह न्यूज खूब तैर रही थी, हेडलाइंस बनकर तैर रही थी कि बस कुछ ही भी समय हो सकता है, बस कभी भी यह घोषणा हो सकती है कि हो गया सीज फायर। इसी बीच में यहां पर चर्चा निकलकर आती है
ईरान के ऊपर बयान देने की। ट्रंप ने इस पूरी चर्चा में, ट्रंप से लोग यह पूछने के लिए इकट्ठे हुए थे कि सर न्यूज चल रही है कि सीज फायर हो रहा है, मतलब 60 दिन का एग्रीमेंट आ रहा है आप लोगों के बीच में। इस बीच में ट्रंप ओमान पर बरस पड़ते हैं। क्यों बरस पड़ते हैं? क्योंकि सुल्तान जो ओमान के हैं, उन्होंने हाल ही में ईरान के साथ थोड़ा व्यापार बढ़ाने की सूचना दी कि हम उनके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। यह खबर जो थी, इस पर उन्होंने पहले रिएक्ट कर दिया कि ओमान जो है वो ईरान के प्रति थोड़ी नरमी दिखा रहा है साहब। ईरान और ओमान मिलकर के मित्रता दिखाने की सोच रहे हैं। ईरान इन दिनों ओमान के साथ बातचीत में है। यह बात ट्रंप के सामने रख दी तो ट्रंप पहले प्रतिक्रिया दी, अगर उसने ऐसा किया उड़ा देंगे उसको। अब उसको उड़ा दोगे, यह वाली बात अगर तुम बोल दे रहे हो तो यह बात इस तरह से मीडिया के सामने कल आई, सर स्टेट इज गोइंग टू ओपन टू एवरीबॉडी, इट्स इंटरनेशनल वाटर, विल वॉच ओवर इट। ये हुआ ओमान विल बिहेव लाइक एवरीबॉडी एल्स और वी हैव टू ब्लो देम अप। अगर उसने औरों की तरह बिहेव नहीं किया तो हम उसको उड़ा देंगे। बोले सर पूछने तो ये आए थे कि क्या चल रही है और ये क्या बात कर रहे हो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये तक निकाला कि वहां पर चर्चा ये हो रही थी कि सर ओमान टैक्स नहीं लेना चाहता। ओमान कह रहा है कि मैं वहां पर जहाजों को कुछ सर्विसेज दे करके अगर उसके बदले पैसे ले लूं तो क्या बुराई है। ये वैसे समझो जैसे आज सिंगापुर है ना, वो पोर्ट ऑफ कॉल है, यानी कि बहुत से जहाज जाकर वहां रुकते हैं। ऐसे ही दुबई ने अपने पास पोर्ट ऑफ कॉल बना रखा है, जहाजों को रुकना हो, मरम्मत करनी हो, माल भरो या मत भरो, लेकिन जहाजों को भी तो सर्विसिंग वगैरह सब चाहिए होती है। ढाबा टाइप से समझ लो, जहाजों के ढाबे पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं, समझ गए। तो वैसा कुछ बनाने की प्लानिंग दे रहा था कि सर हम ऐसा कुछ बना लें, उसमें पैसा कमा लेंगे। तो साहब ये तो बात सुने ही नहीं, बोले अच्छा अगर ये सोचते हैं तो उड़ा दो इनको। तो भाई साहब लोगों ने इस लाइन को उठा लिया इनकी प्रेस ब्रीफिंग से कि ओमान या तो सबकी तरह रहे नहीं तो उड़ा देंगे। यह खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी, आग की तरह फैलने लगी। अमेरिका के जितने भी मेजर हैंडल्स हैं उनने कहा कि अब तो ओमान की बारी। ओमान बाकी गल्फ देशों से अलग क्यों रहा? क्योंकि ओमान कभी भी कतर और मतलब ऐसा स्थिति में नहीं रहा कि वो पूरी तरह खिलाफ हो जाए ईरान के। वो हमेशा इनके साथ भी बना के रहा और अमेरिका के साथ भी। अमेरिका के साथ 200 साल पुराने रिश्ते निभाता आ रहा है। 1790 से ओमान और अमेरिका के बीच में रिश्ते चले आ रहे हैं। ये बड़ा नंबर है। ऐसे में ओमान को फिर से यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो तक आकर के, स्कॉट बेसेंट भी आके धमका दिए कि ट्रंप ने अगर कहा है, मतलब हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है तो सही कहा होगा। लोगों ने कहा कि सर ये चल क्या रहा है, मतलब आप लोग 60 दिन के अनाउंसमेंट करने के लिए आने वाले थे, ईरान को छोड़ अब ओमान का दखल देकर चले गए, चल क्या रहा है। तो भाई साहब ईरान बोला कि अगर इन लोगों का ध्यान बटाने का ही प्रयास है तो हम लोग ट्रंप के किसी भी एक्ट का बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। ईरान वालों ने खूब ट्रंप के इस बयान के आनंद लिए कि देख लो दुनिया वालों, बयान हम पर आते हैं कि हम नहीं खुलने देते, इनकी तो हरकतें ही ऐसी हैं कि दुनिया को धमका के चल रहे हैं। ईरान ने बकायदा खुलेआम आकर के यही कहा कि हम सारे नेसेसरी एक्शंस लेंगे अगर हमारे साथ कोई भी दखलंदाजी करी। कुल मिलाकर ट्रंप का अब एक भाव जो बाहर निकल कर आ रहा है कि यह आदमी चाह ही नहीं रहा है कि सीज फायर हो। ओमान को नई कड़ी में जोड़ने का असल मकसद यह है कि ये गल्फ के सारे देश फिर से विचलित हो जाएं कि यार अब क्या करें इस शांति को लाने के लिए। इसके पीछे का असल कारण जो कई दिनों से हमारा आप चर्चा में ले रहे थे वो निकल कर आया जब इजराइल के ये जो नेताजी हैं बेन गेविर, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही जो फिलिस्तीनी अगर पकड़े जाएंगे तो उन्हें फांसी की सजा दिलवा दें, उस तरह का कानून पास करवाया है। इन्होंने कहा कि भाई देखो हमें एग्रीमेंट जो है ना, ऐसी कोई भी डील हम अलाउ नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ हो या फिर जिससे हमारा नुकसान होता हो। ईरान और अमेरिका छोड़ो, हम अमेरिका को ऐसा करने ही नहीं देंगे। इस बात के बाद तो ईरान वालों ने इनके भी मजे लिए। इट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ इजराइल। ये तो बहुत समय से लोग कह रहे हैं कि इजराइल ही नहीं करने देता। अच्छा, इस बात को लेकर मेरे बहुत बार जब पैनलिस्ट आते हैं अपने यहां पर, जब अपने सेशन हो रहे होते हैं इंडिया दैट इज भारत में या फिर डिप्लोमेटिक डेस्क में, तो उन पैनल डिस्कशंस में भी चर्चा निकलती है। तो ये सब लोग पीछे से ऑन द ऑफ स्क्रीन ये कह के जाते हैं कि इजरायली जो खेमा है ना वो अमेरिका में बहुत हैवी है। मतलब उन लोगों की लॉबिंग इतनी जबरदस्त है, बड़ी सारी कंपनियां वो लोग चलाते हैं, उन लोगों को सरकार की फंडिंग इतनी होती है कि वो इजराइल के नैरेटिव को बने ही रहने देना चाहते हैं हमेशा। इजराइल को बाईपास कोई अमेरिकी सरकार नहीं कर सकती। कल हमारा एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, आप इसे अवश्य सुनिएगा। ये इस क्लास सेशन खत्म होने के बाद आपको पीछा चलता हुआ दिख भी जाएगा, आप चलाइएगा इसे। हॉर्मुज क्यों नहीं खोलना चाहते, इसके कारणों को हमने डिस्कस किया है कि अमेरिका को क्या लाभ हो रहा है। और यह बात अब प्रूवन लग रही है कि साहब ये खत्म करते करते अचानक कुछ फोड़ा फोड़ देते हैं, और उसी में आपने ये सारी जानकारियां सुन ली हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। साथियों से अवश्य साझा करें, अपना फीडबैक सभी कमेंट बॉक्स में साझा करें। और हाँ, हमारे जो बाल कलाकार इन दोनों समर वेकेशंस में जो हमारा AI कोर्स से सीख रहे हैं, इवन कुछ लोग तो गेम तक बनाना सीख गए हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं
तो जरूर ज्वाइन करें हमारी क्लासेस, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, 1 साल की वैधता है। आप क्लासेस को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, जिन लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन नहीं कर पाए उन्हें रिकॉर्डेड देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। रोजाना शाम 5 बजे क्लास होती है, लिंक कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।